थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन, जिसको थोड़ा कंफ्यूजिंग माना जाता है। पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये टफ टॉपिक है। मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पे बेस्ड है कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन। तो आगे देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कहता है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वाई हीट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। उसी के थ्रू हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कार्नोट इंजन और हीट इंजन रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ बेसिकली बताता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में बेसिकली आपको बस 2-3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं जो कि याद नहीं होते हैं। तो इसीलिए मेरे पास जब भी इसका कोई क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ इसका। तो आप भी कोशिश करें कि एक छोटा सा डायग्राम ज़रूर बना लें साइड में। तो इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे 2 तरह की बॉडीज़ हैं, सोर्स है और एक सिंक है। आपको क्या बनाना है, 3 सर्कल्स बनानी है जिसके थ्रू आपको एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स को मैंने कनेक्ट किया है सिंक से, और सोर्स का टेम्परेचर हमने सोर्स को हम चलो फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं और सिंक को सेकेंड। तो सोर्स को हीट को हमने Q1 नाम दिया है और टेम्परेचर को T1 नाम दिया है, और सिंक को T2 और Q2 बोला है। तो कार्नोट साइकिल बेसिकली ऐसी बॉडी है जिसे हमें वर्क एज अ आउटपुट डिराइव करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क को हमें बाहर की तरफ ले जाना है या फिर अंदर की तरफ ले आना है। तो आप एक फ़ैन का एग्जांपल याद रखो, उससे आपको वर्क चाहिए होता है ना। आप चाहते हो कि उसकी ब्लेड्स घूमे, तो मैकेनिकल वर्क चाहते हो उससे। तो आपको बेसिकली वर्क एज अ आउटपुट चाहिए यहाँ पे कार्नोट साइकिल में। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स बनाया, सिंक बनाया, और जो ये लाइन खींची हमने बीच में, राइट साइड की तरफ एरोज़ हमने पॉइंट कर दी। ध्यान रखना है कि हम हीट इंजन में जब करेंगे तो इसको लेफ़्ट साइड में करेंगे, ठीक है। तो हमने राइट साइड में एरोज़ पॉइंट कर दी। अब वर्क को हमने आउटपुट निकाल दिया बाहर। फर्स्ट पॉइंट आपको बस यहाँ पे 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपके सारे क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो सिंक से ज़्यादा होता है। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चंस में आपको 2 टेम्परेचर्स दे देंगे, आपको ये नहीं बोला होगा कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कौन कौन सा है। तो आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि जो Q1 जहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो एरो है उससे 2 एरोज़ डिराइव हो रहे हैं, एक W और एक Q2। तो आप इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दो, Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, ठीक है। यहाँ से वर्क को आप रिप्लेस करोगे तो वर्क इज इक्वल्स टू आ रहा है Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ़िशियंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। उसके बाद इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। कभी भी इफ़िशियंसी 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली तो हम लिख देते हैं, लेकिन ईटा की वैल्यू कभी भी प्रैक्टिकली 1 पॉसिबल नहीं है। जो आप देखोगे कि मैक्सिमम नॉर्मल मशीन्स होती हैं उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी तक जो अचीव हुई है 50% से ज़्यादा नहीं हो पाई है। सबसे ज़्यादा जो इफ़िशिएंट डिवाइस होता है दैट इज़ ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ईटा की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आप देखो कि आपको आउटपुट फ़ैन से क्या चाहिए था, आपको हवा चाहिए थी। हवा के लिए क्या जो ब्लेड्स उसके मूव कर रहे थे, तो आपको वर्क चाहिए था ना। तो आउटपुट जो है वो वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखो कि हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि कभी भी हीट को जो है आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो वर्क में, यानी कि हमें कुछ हीट इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम Q1 दे रहे हैं। जो मैंने बीच में सर्कल बनाया है दैट इज़ बेसिकली द बॉडी जिससे आपको वर्क चाहिए और जिस पे आपको इनपुट देना है। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो है Q1, तो Q1 इनपुट हो गया।
तो इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन। सो ईटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन है। अब आप देखो कि सेकेंड इक्वेशन में हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन तो था ही। अब फोर्थ वाला जो पॉइंट है उस पर आ जाओ, ठीक है। तो क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन तो है ही। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जहाँ पे वन वन है ना, बस उसको टी से रिप्लेस कर दो, नंबर वही रहेगा। तो टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। जो फोर्थ वाली इक्वेशन है आपकी, ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्नोट साइकिल ख़त्म होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हीट इंजन। हीट इंजन को या रेफ्रिजरेटर को मैकेनिज़्म जो होती है सेम होती है, बस नाम और ये कार्नोट साइकिल से थोड़ा सा अलग है। उसके बाद सोर्स और सिंक यहाँ पे भी होंगे, सब कुछ सेम है, बस एरोज़ की डायरेक्शन अलग है और थोड़ा सा इक्वेशन कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनेंगे। सोर्स और सिंक यहाँ पे भी बनाया मैंने, 3 सर्कल्स बना लिया। सबसे पहले सोर्स बनाया, सिंक बनाया, उन दोनों के बीच में एक सर्कल बनाया। अब आप देखोगे हीट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर को हमें बेसिकली क्या कराना होता है कि अंदर से हीट बाहर निकालनी होती है और उसके लिए हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्क करना पड़ रहा है यानी कि वर्क को हम सिस्टम में अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे एरो जो है इसकी अंदर जा रही है, यहाँ पे आप देखो बस। और मैंने कहा था कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में जो बीच में हमने सर्कल्स के थ्रू लाइन बनाई है उसको लेफ़्ट साइड पे पॉइंट कर दो, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए सेम इक्वेशन लिखोगे और आप देखो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी T1 ज़्यादा होगा T2 से, क्यों? क्योंकि सिंक से हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना, मतलब कि रेफ्रिजरेटर यहाँ पे सिंक है तो इससे टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना, तो वो ऑब्वियसली उस पर कम टेम्परेचर होगा उसका, तो T1 ज़्यादा होगा। फिर आप एरोज़ की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखोगे तो Q1 इज़ इक्वल्स टू Q2 प्लस डब्ल्यू है, क्योंकि आप देख रहे हो कि Q2 का जो एरो है और W का जो एरो है मिलके Q1 का फॉर्म कर रहा है। यहाँ से वर्क की इक्वेशन आ जाएगी Q1 माइनस Q2। उसके बाद बीटा इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। देख लो ये बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी। तो बेसिकली आउटपुट हमें क्या चाहिए था, आउटपुट में हमें चाहिए क्या था कि रेफ्रिजरेटर से हम हीट बाहर निकाल दें ताकि जो रेफ्रिजरेटर है वो और ठंडा हो सके। तो जो वो हीट निकल रही है वही तो हमारा आउटपुट हुआ। जो हीट हम निकालना चाह रहे हैं रेफ्रिजरेटर से वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट आप देखो मैंने Q2 लिखा है। ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, Q1 में W एडेड है तो वो आउटपुट हो ही नहीं सकता है। Q1 में W एडेड है ना, और W तो हम इनपुट दे रहे हैं, तो Q1 नहीं लिखना है, यहाँ पे Q2 ही लिखना है। तो Q2 अपॉन W लिख दिया और Q2 अपॉन W की जगह Q1 माइनस Q2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ टेम्परेचर वाली करनी है, बस Q को T से रिप्लेस कर दिया और नंबरिंग वही रखेंगे। यहाँ पे एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है ईटा और बीटा के रिलेशन में, तो आप इसको लर्न ही कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है। ईटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होता है फार्मूला। तो ये आपको याद ही रखना होगा या फिर आप एग्ज़ाम हॉल में डिराइव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप याद ही रखो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर